Hello everyone, welcome to today's analysis of the Hindu. यहाँ मणिपुर के नए सीएम बन गए हैं खेमचंद, लेकिन वो आप लोग याद रखिएगा कि अभी मणिपुर हाईकोर्ट में एक केस भी लेके गए हैं वो जो कांग्रेस के लीडर है कि हाउस जो है उसको वो जो रिजिग्नेशन हुआ था पिछले सीएम का एन बीरेन सिंह का वो 9 तारीख को हुआ था। 11 तारीख को उसको मिलना था, असेंबली को मिलना था। 13 तारीख को प्रेसिडेंट से रूल लगा तो 11 से 13 तारीख तक क्या था, मतलब वो एक मैटर है जो मणिपुर हाईकोर्ट सुन रहा है। यहाँ पे 3 लड़कियों को 3 बच्चियों को फ़ोन उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया, उनके पेरेंट्स ने, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये सब देखिए पेपर 4 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सब। और इवन आप अगर केस स्टडी लिखना चाहें कि केस स्टडी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, या आपको एग्जाम्पल देना हो तो भी ये मतलब ये बन सकता है। एग्जाम्पल तो आप लोग लिख ही सकते हो इसको कहीं पे। फिर है कि जॉइनिंग हैंड्स, जो बीजेपी है वो उसका अपना जो सरकार बन गया है उसी के ऊपर है कि भाई जो अलग अलग कम्युनिटीज़ था दोनों को मिल करके, क्योंकि मेटी से सीएम है, और जो कुकी जो कम्युनिटी है उससे एक डिप्टी सीएम है, और एक जो डिप्टी सीएम है वो नागा पीपल्स फ्रंट से है। लेकिन बात वही बोल रहे हैं कि जो लोग हैं, जैसे अभी रिसेंटली जो वो एक बंदे को गोली मार दिया था जब वो अपने वाइफ से मिलने गया था, तो वो सब मैटर पेंडिंग है, वो सब सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली 9,000 ऑफ द एस्टिमेटेड 16,000 डिस्प्लेस्ड पर्सन हैव रिटर्न होम, तो वो भी एक मैटर है। फिर जनरेशन सपाट ये लॉन टेनिस के बारे में दिया हुआ है कि जो जोकोविच हैं अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, मैं बूढ़ा क्या है वो तो उनका एज ज़्यादा हो गया है, लेकिन तब भी वो अल्कराज को, अल्कराज एक वो कम उम्र का प्लेयर है, उसको टक्कर दे रहे हैं। फिर ये है रंगराजन और ये डीके श्रीवास्तव, ये लिख रहे बजट एंड द इंपरेटिव ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन। तो बेसिकली इनका है कि जो फिजिकल कंसोलिडेशन होना चाहिए जैसा एफआरबीएम एक्ट में दिया हुआ है, और जो फाइनेंस कमीशन का 16 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसको 3% पे लाना है 2030-31 तक। तो उसमें क्या है, तो फिर ये लोग बोल रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट कम हो रहा है, और जो फिजिकल एक्सपेंडिचर है, जो सॉरी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, जो अच्छा चीज़ है। और फिर डेट के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है, बस उतना ही, और ढेर सारा डेटा दिया हुआ है। ये फिक्की के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है यूएस ट्रेड डील के बारे में, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, जॉब मिल जाएगा, सब ये लिखती है। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट फॉर न्यूक्लियर डिटरेंस, ये जो मैडम है प्रियांजलि मलिक, ये बेसिकली लिख रही हैं कि अभी तो एक तो न्यू स्टार्ट एक ट्रीटी था वो ख़त्म होने वाला है। उसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है वो देख लिया है कि यूएस कैन नॉट बी अ ट्रस्टेड एलाई, तो अब वो अपने सिक्योरिटी के लिए क्या करे। केवल न्यूक्लियर वेपन्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है, आज के समय में जो थ्रेट है वो केवल न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, क्योंकि अलग अलग जो थ्रेट्स हैं जैसे टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक स्ट्रेस, इनइक्वालिटी, रीजनल राइवलरीज, तो ये सबको टैकल करना है। और उसमें फिर हम लोग कैसे न्यूक्लियर जो यूज़ है, न्यूक्लियर वेपन्स है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो दिया हुआ है। फिर यहाँ पे एक दिया हुआ है इश्यूज सराउंडिंग यूजीसी। यूजीसी का जो वो रेगुलेशन आया था वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे, वो सुप्रीम कोर्ट उसमें सुन भी रहा था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ का कुछ कुछ अभी आया, जजमेंट नहीं आया, वो कुछ कुछ ओरल उनका स्टेटमेंट आया है जज जो हैं। तो उसी पे 2 टर्म यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है, 2 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का और 2 टर्म्स है, एक है फॉर्मल इक्वालिटी और एक है सब्सटैंटिव इक्वालिटी। वो दोनों क्या है वो हम लोग देखते हैं। अभी देखिए जैसे आर्टिकल 14 है, उसमें हम लिखे हैं फॉर्मल इक्वालिटी, क्यों, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो क्या बोल रहा है कि स्टेट को बोल रहा है कि तुम ये काम नहीं करोगे, ठीक है, यहाँ पे एक वो है कि ऐसा नहीं करना है। आर्टिकल 15 का सेक्शन 1 और 2 पढ़ते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। स्टेट को नहीं करना है। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू ए बी सी जो भी है।
ये बोल रहा है स्टेट को नहीं करना है, तो जहाँ हो कि स्टेट को नहीं करना है वो होगा फॉर्मल इक्वालिटी। लेकिन जहाँ बोला जाए कि स्टेट को करना है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। ये बोल रहा है कि स्टेट कर सकता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा है कि मत करो, यहाँ पे एक परमिशन दिया जा रहा है कि हाँ स्टेट कर सकता है। नथिंग इन द ये तो दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेफरेंस है उसका। ये सेक्शन 4 बोल रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2, ये वाला बोल जाइए, शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट, shall prevent the state from making any special advancement of socially and educationally back। तो स्टेट को बोल रहा है करो, तुमको अलाउ कर रहे हैं, तुमको अगर ये ज़रूरत लग रहा है तो ये तुम कर सकते हो। तो जहाँ पे स्टेट को मना किया जा रहा है कि तुमको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, तुमको सबको इक्वालिटी देना है, वो होगा फॉर्मल इक्वालिटी। लेकिन जहाँ पे स्टेट को एक इनेबलर बना रहा है कि आप ये काम कर सकते हो, आपको ये हक दे रहे हैं हम, तो उसको बोलेंगे सब्सटैंटिव इक्वालिटी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ढेर सारा जजमेंट्स है, और अभी जो देवेंद्र सिंह का एक जजमेंट आया था सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC ST पे, तो उसमें भी सब्सटैंटिव इक्वालिटी का बात किया हुआ है। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल 14 एंड 15, उसका क्या जिस्ट है। फिर मेटा इसमें देखिए क्या हुआ। सबसे पहले एक इन्होंने जो व्हाट्सएप है उसने एक प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज किया था अपना 2021 में। उसके बाद क्या हुआ कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको बोला कि भाई ये जो आप कर रहे हो, ये प्राइवेसी वाला जो आप टेक इट और लीव इट वाला सिस्टम है, कि या तो आप प्राइवेसी वाले मेरा जो टर्म्स है उसको एक्सेप्ट करो वरना आपका अकाउंट डिलीट। तो उसमें बोला कि नहीं ये गलत है, तो उसने क्या किया 213.14 करोड़ या $25 मिलियन का पेनल्टी लगा दिया। तो उसके बाद वो अपील करने चले गया NCLAT पे, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल पे। तो उसने फिर जो NCLAT है उसने वो जो उसके उसमें एक मॉरेटोरियम भी लगाया था 5 साल का, उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन वो बोला कि तुम्हारा जो पेनल्टी है वो चालू रहेगा। उसके बाद ये चला गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है, मुद्दा ये है कि वो जो डेटा है इंडिविजुअल्स का, क्योंकि मेटा में इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है और जो भी हो, तो उसमें वो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स क्या वो डेटा शेयर कर सकता है टू यूज इट फॉर टारगेटिंग फॉर टारगेटेड एड्स। तो यहाँ पे एक और आर्गुमेंट है कि जो DPDP एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें डेटा प्रोटेक्शन का है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन का, कि वो लीक ना हो, उसका मिसयूज ना हो। लेकिन शेयरिंग पे नहीं है कि शेयर हो रहा है डेटा। तो उसी पे अभी ये केस चल रहा है जो जस्टिस सूर्यकांत का बेंच इसको सुन रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। फिर ये डैन ब्राउन एक बहुत फेमस ऑथर है, उनका दिया हुआ है कि उनका जो स्टोरी राइटिंग है वो कैसे थोड़ा चेंज हो गया है पिछले कुछ सालों में। ममता बनर्जी कल कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट, इंडिविजुअल कैपेसिटी में रिट पिटीशन देके, तो बढ़िया लंबा चौड़ा भाषण दिया है इन्होंने। ममता ये बीजेपी बोल रहा है नाटक है, तृणमूल बोल रहा है बहुत बढ़िया बोली है। और यहाँ पे देखिए जो लद्दाख के लीडर्स हैं वो स्टेटूट के लिए इन्होंने ये होम मिनिस्ट्री से इन लोगों ने मतलब बात किया है। तो इसमें क्या है कि ये लोग एक डिमांड कर रहे हैं 6th शेड्यूल एरिया। अब 6th शेड्यूल हम लोग बहुत बार कवर कर चुके हैं। जो 6th शेड्यूल होता है उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होता है, अगर ज़्यादा है तो ऑटोनोमस रीजन हो जाता है। उसमें फिर भी 30 मेंबर का काउंसिल बनता है, 4 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय गवर्नर होते हैं, और जो 26 होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। उनका जो ड्यूरेशन होता है वो 5 साल का होता है। फिर वो अपना कुछ लॉ बना सकते हैं, और लॉ को जो एसेंट होता है वो गवर्नर का होता है। पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ बनाता है तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या रीजन्स में तभी वो लागू होंगे, अनलेस कि कुछ एरियाज़ में जब गवर्नर उसको अलाउ करे और कुछ एरियाज़ में जब प्रेसिडेंट का उसको एसेंट मिल जाए। तो ये मेनली है। और 6 शेड्यूल पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते रहता है। ये लोकसभा में वो जो 8 MPs को वो कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसमें एक जा रहे थे कोई, उनको राहुल गांधी ने गद्दार बोल दिया। विल नोटिफाई क्वेश्चंस। अब कास्ट पे जो मतलब इस बार जो वो है जो सेंसस होने वाला है उसमें 1931 के बाद पहला बार कास्ट सेंसस इंक्लूडेड है।
तो वो अब उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होंगे वो नोटिफाई होगा। फिर है जयशंकर रूबियो। अभी देखिए ये सब ट्रेड डील वाला है कि एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर प्रोटेक्टेड, जयशंकर रूबियो वेलकम ट्रेड डील। अभी भी लेकिन इस पे कुछ मतलब ये बोल रहे हैं कि हाँ एग्रीकल्चर एंड डेयरी। अब देखिए क्या हुआ है कि सारा जो मैटर है वो आ गया एग्रीकल्चर एंड डेयरी पे, कि जितना भी ध्यान चला गया वो एग्रीकल्चर एंड डेयरी पे है। यूएस का 0% एक्सपोर्ट होगा कि नहीं इंडिया में, उस पर कोई बात नहीं है। रशिया से तेल, उस पर कोई बात नहीं है। यूएस से तेल खरीदना, वेनेजुएला से तेल खरीदना, उस पर कोई बात नहीं है। तो मैटर को एकदम वो कर दिया है कि एक वे में लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसका देखते हैं धीरे धीरे। अब ये हुआ है कि आज जो देखे हैं उसमें कल परसों स्टॉक मार्केट बढ़ा था जब ये अनाउंस हुआ था, और आज स्टॉक मार्केट गिर रहा है। तो क्योंकि लोग भी समझ रहे हैं कि भाई क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा है ना सरकार की तरफ से, जो पता चल रहा है वो यूएस बता रहा है, वहाँ पे ट्वीट हो रहा है, वहाँ पे वो सोशल वो जो भी उसका मीडिया सोशल मीडिया उस पर ट्वीट कर रहा है, वो पोस्ट कर रहा है। वही बोल रहे हैं मिनिस्टर स्टेटमेंट लैक सब्सटेंस एंड क्लैरिटी। अगर आप देखोगे तो बस एक कागज़ है, उसे वो पढ़ रहे हैं करके वहाँ सेंटर। फिर ये वाला न्यूज़ देखिए, डीनोटिफाइड ट्राइब्स कौन से हैं। एक बहुत पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में एक एक्ट बना, और उस एक्ट का नाम था, वो 1871 में बना था। वो एक्ट का नाम तो यहाँ भी नहीं मिल रहा है। तो वो एक्ट में क्या है यहाँ पे, क्रिमिनल ट्राइब्स अंडर द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इसमें क्या किया कि कुछ ट्राइब्स को, कुछ नोमैडिक ट्राइब्स को, उन लोगों को बोल दिया कि ये जो है ये मतलब इनका आदत ही है क्राइम करना, तो इनको क्रिमिनल घोषित कर दिया। 1952 में उसको रिपील कर दिया, जो पहला गवर्नमेंट था। उसके बाद क्या किया कि क्योंकि रिपील हो गए और ये नोटिफाइड ट्राइब्स थे, वो एक्ट रिपील हो गया तो वो बन गए डी नोटिफाइड ट्राइब्स। अब इनको डी नोटिफाइड बोला जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ 1200 ऐसे ट्राइब्स थे। उन लोगों ने क्या किया कि जो सरकार था उसने कमीशन बनाया, और उस कमीशन ने धीरे धीरे कुछ ट्राइब्स को SC ST OBC का घोषित कर दिया। तो अब 267 ट्राइब्स बचे हुए हैं जिनका कोई कैटेगरी नहीं है, बस डी नोटिफाइड है। तो इन लोगों का क्या बोलना है, सबका 1200 का, जो भी ट्राइब, जितने भी ट्राइब्स डी नोटिफाइड है, जो 1200 कम्युनिटीज है, इनका क्या कहना है कि हमारा जो सेंसस इस बार जो हो रहा है उसमें हम लोगों को एक अलग कैटेगरी में डालो, क्योंकि तुम अलग कैटेगरी में नहीं डालोगे तो हम लोगों को जो भी स्कीम रहता है उसका हम लोगों को फायदा नहीं मिलता है। जैसे जो सरकार का एक स्कीम है, एक सीड स्कीम है, ठीक है, इसमें डिनोटिफाइड ट्राइब का इनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो अब सरकार को स्पेंड करना था इसमें 200 करोड़, और उसने स्पेंड किया है केवल 69.3 करोड़। तो ये मुद्दा है पहला, कि जो डिनोटिफाइड ट्राइब है उनको एक अलग आइडेंटिटी दिया जाए, उनको एक अलग ग्रुप घोषित किया जाए। दूसरा है कि जो डिनोटिफाइड ट्राइब है उसमें सब क्लासिफिकेशन हो, कि कुछ फॉरवर्ड हैं, कुछ थोड़े बैकवर्ड हैं, कुछ मोस्ट बैकवर्ड हैं। तो उसी में यहाँ पे भी जो दविंदर सिंह जो जजमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, कि जो सब क्लासिफिकेशन इन ST एंड, ये देखिए यहाँ पे इन विच August 24 जजमेंट दविंदर सिंह है, इन विच द सुप्रीम कोर्ट पेव द वे फॉर सब क्लासिफिकेशन ऑफ SCs एंड STs। कोऑपरेटिव कैब टैग, ये एक अच्छा एग्जांपल है कोऑपरेटिव्स। अभी एक भारत टैक्सी नाम का वो लॉन्च किए हैं, तो ये आप लोग एग्जांपल के तौर पे। अब देखिए ये वाला क्या दिया हुआ है, इंडियन सिटीज कुड सी फार हायर टेम्परेचर राइज देन प्रोजेक्टेड। अब ये क्या बोल रहा है कि जो सिटीज़ में, मतलब हम लोग जो एम कर रहे हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस, जो UNFCCC है पेरिस एग्रीमेंट में, उसमें बोल रहे हैं कि 1.5 डिग्री और मैक्सिमम 2 डिग्री। तो बोल रहे हैं 2 डिग्री भी अगर होता है ना तो कुछ ऐसे शहर है जिसमें 4 डिग्री बढ़ जाएगा, जैसे पटियाला का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये हीट अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। देखिए जो अगर नॉर्मल अगर गांव है, ठीक है, तो गांव में जो आएगा हीट, वो क्योंकि खुला मैदान है और यहाँ पे सॉइल है, ये कम हीट एब्जॉर्ब करेगा। ये पूरा ओपन है तो ज़्यादा ये होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। और ये आप लोगों को पता होगा कि जो इवेपोरेशन होता है वो जो जिस सरफेस से इवेपोरेशन होता है, पानी जिस सरफेस से इवेपोरेट करता है वो कूल डाउन हो जाता है, तो इसके कारण कूलिंग होगा। और जो पर्कोलेशन होगा, जो पानी यहाँ पे पड़ेगा वो ज़्यादा
स्टोर होगा ग्राउंड में। लेकिन अर्बन हीट जो अर्बन एरियाज क्या होता है, क्योंकि कंक्रीट है, ठीक है, फिर रोड में वो टार वार ये सब यूज़ करते हैं, जो पेड़ पौधे वो हैं नहीं, केवल ये कंक्रीट का छत है, तो ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। फिर जो ट्रांसपिरेशन है, पेड़ है ही नहीं यहाँ पे, तो जो ट्रांसपिरेशन होता है उससे जो कूलिंग होता है वो कम होता है। और क्योंकि यहाँ पे ये है कंक्रीट है, तो यहाँ से पानी बह जाता है, वो सीप नहीं करता है ग्राउंड में, वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है। अब इसके कारण क्या होता है, देखिए क्या होगा, जो सिटी है उसमें सबसे ज़्यादा ये इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर अर्बन रेसिडेंशियल कमर्शियल, ऐसे आप दूर जाते जाइए, पार्क हो गया तो पार्क में थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, फिर आप सर्व अर्बन में आइएगा तो थोड़ा ठीक होगा, फिर रूरल में ज़्यादा ठीक होगा। तो ये वाला जो एरिया है इसमें आप लोग अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका, क्योंकि आप कंक्रीट सरफेस है, हर जगह पेड़ कम हो गए हैं, तो उसके कारण ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, और ऑलरेडी जो ग्रीन हाउस गैस है जो उसके कारण जो बाहर जो गर्मी ट्रैप हो रहा था वो और ज़्यादा ट्रैप होने लगता है, तो उसके कारण वो बन जाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। फिर ये तो हो गया, ये अनिल अंबानी का जो केस चल रहा है उस पर है। देखिए आईटी, ये अलग न्यूज़ है। एक एंथ्रोपिक नाम का एक कंपनी है, उसने एक निकाला है क्लॉड को वर्क नाम का एक ऐप निकाला है, जो जो भी काम ये इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी और ये सब करते हैं, वो काम वो ऐप कर देगा आपके लिए। वो एआई पे बेस्ड है। तो ये वाला देखिए, जो इन्फोसिस है उसका 7.19% गिरा है, टाटा कंसल्टेंसी का 6.9%। तो ये जो अभी जो आर्ग्यूमेंट है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि जो एआई है वो किस किस टाइप के लेबर को वो रिडंडेंट बना देगा। कि लोग बोलते थे कि एआई का रोबोट आ जाएगा तो वो जो काम करता है, जो सामान उठाता है उसका काम, यहाँ तो जो कोड कर रहे हैं फिर पता चला कि वो भी जाने वाले हैं। फिर जो अब पता चल रहा है जो कंसल्टेंसी और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड, सर्विस एज ए सर्विस बोलते हैं उसको, तो वो अगर वो भी रिडंडेंट हो जाएगा। लेकिन देखिए ये ऐसा नहीं है कि आज के आज ही हो जाएगा, ठीक है, ये अभी ये हुआ, ये स्टॉक गिर गया, स्टॉक मार्केट सारा सेंटिमेंट का खेल है। आज गिरा है, कल हो सकता है या फिर पता चलेगा अरे ये ऐप में उतना कुछ नहीं है, तो फिर बढ़ जाएगा, तो उतना टेंशन नहीं है एआई का। ऐसे एआई का वो सब हम लोग देख चुके हैं कि जो वाटर रिक्वायरमेंट है कूलिंग के लिए, और जो अ, उसका डेटा सेंटर का वो इशू है, फिर उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो फॉसिल फ्यूल से। दूसरा, एक बार हम लोग देखे थे कि गूगल का एक सन कैचर नाम का एक वो प्रोग्राम लाने वाला है, वो सोच रहा है कि उसको सैटेलाइट को डालेंगे, लेकिन फिर उसके बाद शायद एक और न्यूज़ आया था जिसमें उसको स्क्रैप कर दिया है वो, लेकिन मेरे को याद नहीं है, श्योर नहीं है हम। फिर यूएस और ईरान में बात होने वाला है, निकोलस माडुरो, ट्रम्प ऑयल। अब क्यूबा में क्या हुआ है, क्यूबा को ब्लॉकेट लगा दिया, तो क्यूबा में बहुत कम दिन का ऑयल बचा हुआ है। इसराइल तो मार ही रहा है गाजा में, वो पता नहीं किस नाम का पीस टॉक हो रहा है, और रशिया और यूएस और यूक्रेन में वो चल रहा है अपना वार्तालाप। फिर ये देखिए, ये जो चीता मिला है, चीता का मतलब मम्मीफाइड चीता मिला है सऊदी अरेबिया, ये पेनिनसुला में, तो उसी के ऊपर दिया हुआ है कि अगर सऊदी अरब में हम लोग को इंट्रोड्यूस करना हो तो कौन सा स्पीशीज़, सब स्पीशीज़ सबसे क्लोज होगा, ये जो सऊदी अरब के चीता हैं उनसे अगर री इंट्रोड्यूस करना हो तो कौन सा सब स्पीशीज़ कर सकते हैं। ये हम लोग एक देखे थे, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 1 था अनमैन्ड, आर्टेमिस 2 होने वाला था मैन्ड मिशन, और वो फिर जो एक लूनर फ्लाई बाय था, और उसके बाद फिर ग्रेविटी से वो अर्थ में, अर्थ पे वो एंटर करता अर्थ के ऑर्बिट में। ले फिर तीसरा था कि वो इंसान चले जाते चांद पे। तो ये जो सेकेंड वाला स्टेज है आर्टेमिस 2 जो है, उसको थोड़ा पुट ऑफ कर दिया है क्योंकि जो इसका फ्यूल था वो लीक कर रहा था जब ये लोग टेस्ट कर रहे थे, तो उसको थोड़ा डाल दिया है साइड में। आप लोग आर्टेमिस 2 ये एक वीडियो में भी डाले थे, और उसका नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसको कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं यूजुअली जो यूपीएससी है वो इसरो का पूछता है, उसको नासा और ये सब का उतना नहीं पड़ा, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा,
अब ये जो आर्टेमिस ये है प्रोजेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो अल्टीमेट एम है वो ये जाएगा, पहले अनमैन्ड भेजा, उसके बाद ये मैन्ड भेजेगा स्पेस में, फिर ये वहाँ चांद पे उतारेगा, और उसके बाद इसका एम है कि वहाँ पे एक सिस्टम पूरा बनाए, एक हैबिटेबल सिस्टम बनाए जिसमें वहाँ पे साइंटिस्ट रह के काम कर सकें। और वो एक वहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिट में एक सैटेलाइट रहेगा या एक स्पेस स्टेशन टाइप रहेगा, वहाँ से फिर हम लोग मार्स पे जाएंगे। तो ये एक बहुत फार फेचेड एक आइडिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्स पे जाना भी, क्योंकि वो इलॉन मस्क का जो कंपनी है स्पेस एक्स, वो भी उस फील्ड में काम कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान में रखिएगा। फिर रीजनल में कुछ खास नहीं है। प्रिविलेज कमेटी हम लोग जानते हैं कि अगर जो कलेक्टिव प्रिविलेज है या इंडिविजुअल प्रिविलेज है किसी भी मेंबर का या हाउस का एज अ होल, अगर उसको कोई ब्रीच करता है तो वो प्रिविलेज कमेटी उसको देख सकता है। ये कमल हसन पहुंचे हैं राज्यसभा, इनका बोल रहे कि स्पीच बहुत अच्छा था, सुने नहीं है। फिर ये अब जम्मू एंड कश्मीर में ये लोग बोल रहे हैं कि जम्मू को स्टेटहुड दे दो। फिर बीजेपी वालों ने बोला, फिर बोला कि अच्छा अच्छा, उसके नेता ने बोल दिया नहीं नहीं, ये डिमांड नहीं करना है। बोले ठीक है ठीक है ठीक है, हटाओ इस डिमांड को, हटा दो। देखिए, कुकिंग गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आप बढ़ा रहे हो और आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना चाहते हो, तो एक ही उसका उपाय, उसका दो उपाय है। या तो आप टैक्स बढ़ाओगे, जो आप करोगे नहीं। दूसरा, आप उधार लोगे। तो आप उधार लोगे, आपका जो डेट टू जीडीपी, जो जीएसडीपी रेशियो है, वो बिगड़ जाएगा। उसके कारण आपका फिर जो क्रेडिट रेटिंग है ये वो सब बिगड़ेगा। और ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। ये 3 कुकिंग गैस सिलेंडर दे करके आप ये ट्राई करिए कि उसका दाम कम हो, ताकि लोग उसको अफोर्ड कर सके, लोगों को एजुकेट करिए। ये जो वहाँ रंगाराजन साहब ने लिखा है, जो आर्टिकल है, उसमें प्रिसाइजली यही लिखा हुआ है कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कम करके हम लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए। दोनों एक साथ करने जाओगे तो आपको लोन ज़्यादा लेना पड़ेगा, आपका जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है वो मीट नहीं होगा। जो फिर से 16 फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि जो स्टेट्स हैं उनको 3% पे लाना चाहिए 2030-31 तक। ये अब असम का है मैटर। ये एक अच्छा जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। आर्टिकल 25 मेरे हिसाब से इसको बहुत ज़्यादा इन्फोर्स करता है। क्रिश्चियन मुस्लिम बॉडीज हेल ऑर्डर बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट अलाउइंग प्रेयर्स ऑन प्राइवेट लैंड विदाउट परमिशन। अब आप पब्लिक लैंड पे ठीक है भाई, वो मैटर है, लेकिन प्राइवेट लैंड पे तो आप कर ही सकते हो ना। ये इन लोगों का कोई इंस्टाग्रामर यूट्यूबर कुछ है इनका। तो आज बस इतना ही है। वही 2-3 टॉपिक आप लोग सब्सटेंसिव और फॉर्मल और सब्सटेंटिव इक्वालिटी याद रखिएगा, आर्टेमिस अकॉर्ड याद रखिएगा, और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट यूपीएससी पूछ भी सकता है, प्री में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है, उसका कॉजेज भी पूछ सकता है। तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो अभी मणिपुर में केस चलने वाला है, मणिपुर हाई कोर्ट में, उसको हम लोग फॉलो करेंगे, न्यूज़ में आएगा ही, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट है, वो है केस है। क्योंकि उसमें जो जस्टिस जिनके पास वो गए हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं, उनने बोला है कि वो आर्टिकल 174 जिसमें लिखा हुआ है कि 6 महीने में हाउस को मिलना है, उसमें एक वो उसका सब्सटेंशियल क्वेश्चन है उसको रिलेटेड, तो वो हाई जो चीफ जस्टिस है उनको रेफर किया है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है काइंड ऑफ। तो आज के लिए बस यही है, फिर कल का न्यूज़पेपर देखेंगे। थैंक यू।